बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रॉस एग्जामिनेशन के हवाले से हमारी गपशप का सिलसिला जारी है। CNS से केसेस के हवाले से क्रॉस एग्जामिनेशन एक बड़ा अहम फेज़ है क्रिमिनल ट्रायल नार्कोटिक्स केसेस का। तो कल सेशन कोर्ट लाहौर में बैठे एक दोस्त के साथ नार्कोटिक्स केसेस के हवाले से कुछ गपशप हुई। उसके बाद मॉडल टाउन लाहौर कोर्ट्स में एक दोस्त के साथ रेप केसेस की क्रॉस एग्जामिनेशन के ऊपर बातचीत हुई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये गपशप जो हम चंद दोस्त आपस में लगाते हैं उसको सब दोस्तों के साथ हम शेयर करते हैं। नार्कोटिक्स केसेस में अक्विटल लेने का, अपने बतौर डिफेंस काउंसिल एक मुलज़म को रिहा करवाने का टोटल दारोमदार प्रोसिक्यूशन केस को शैटर करने के ऊपर होता है। और प्रोसिक्यूशन केस जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन ही वो वाहिद इंजन है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है और प्रोसिक्यूशन केस शैटर हो जाता है। आप जब क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं नार्कोटिक्स केसेस के अंदर CNS 1997 के जो केसेस 9C 9B वगैरह में या एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के जो केसेस हैं ANF की कोर्ट्स में जो चलेंगे या स्पेशल कोर्ट्स में आजकल चल रहे हैं, तो याद रखिएगा कि मुहर्रर और पार्सल के हवाले से क्रॉस एग्जामिनेशन जब आप करनी है तो ये देखिएगा कि सवाल पुट के इस तरीके कार से कीजिएगा कि प्रोसिक्यूशन का जो स्टांस है वो शट हो जाए। मसलन जिस जगह पर नार्कोटिक्स बरामद की गई वो उस पुलिस स्टेशन से किस डायरेक्शन में है। उसके बाद जो जाए बरामदगी है नार्कोटिक्स केसेस में वो उस पुलिस स्टेशन के कितने फासले पर है। उसके बाद जब रेडिंग पार्टी को इत्तला मिली है कि फलां शख्स के पास इतनी नार्कोटिक सब्सटेंस मौजूद है, तो क्या रेडिंग पार्टी ने अपने ऑफिस में, अपने पुलिस स्टेशन में या अपना जो भी ANF ऑफिस है वहाँ पर रपट रवानगी तहरीर की थी कि ये इत्तला मिली है और हम इसकी रपट लिख के रवाना हो रहे हैं। उसके बाद क्या जो मुहर्रर है वो रपट रवानगी ट्रायल में क्रॉस एग्जामिनेशन में साथ लेके आया हुआ है, उसको देख लें। उसके बाद रेडिंग पार्टी ने कितने बजे मुलज़म को गिरफ्तार किया और कितने बजे उस मुलज़म को मुहर्रर के हवालात में बंद किया, और उस मुलज़म को जिससे नार्कोटिक सब्सटेंस बरामद हुआ है उस मुलज़म को मुहर्रर के हवाले किसने किया था। जेल में हवालात में डालते वक्त किस तरह से किसके हवाले किए करके उसको रिकवरी के फौरन बाद बिहाइंड द बार रखा गया। उसके बाद जो नार्कोटिक सब्सटेंस बरामद की थी रेडिंग पार्टी ने, क्या वो माल मुकदमा मुहर्रर के हवाले किसने किया था। मुलज़म तो किया ही किया, माल मुकदमा जो बरामद किया गया वो किस बंदे ने मुहर्रर के हवाले किया था। और मुहर्रर को जिस वक्त नार्कोटिक सब्सटेंस दी गई वो कितने पार्सल्स में थी। क्या एक पुलिस स्टेशन के अंदर जो 25 रजिस्टर्स होते हैं उनमें
रजिस्टर्ड नंबर 19 जो माल मुकदमे को रिलेट करता है, क्या रजिस्टर्ड नंबर 19 में उस माल मुकदमे का उतने पार्सल्स के साथ अंदराज किया गया था? उसके बाद उस माल मुकदमा से सैंपलिंग किस तरह से करवाई थी, ली किस तरह से था? माल मुकदमा से किस तरह से सैंपल लिया गया और किस तरह से केमिकल एग्जामिनेशन के दफ्तर कब भेजा गया था? पार्सल को किसी किस्म का कोई टेम्पर किया गया या नहीं किया गया? क्या जो नार्कोटिक सब्सटेंस का पार्सल था उसको जो तारीख रिकॉर्ड पे है, क्या उसी तारीख को केमिकल एग्जामिनर के ऑफिस में भेजा गया था? उसके बाद मुल्ज़िम के साहब का रिकॉर्ड को जरूर मद्देनजर रखिएगा क्रॉस एग्जामिनेशन करते हुए। उसके बाद आप मुहर्रर को और पार्सल से मुतल्लिका जो क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में करेंगे उसमें आप सजेशन दे सकते हैं कि मैं तजवीज़ करता हूं कि मुहर्रर जो है वो चूँकि पुलिस मुलाजिम है या पार्सल का जो गवाह है पुलिस मुलाजिम है और वो झूठी गवाही दे रहा है, पुलिस मुलाजिम होते हुए झूठी गवाही दे रहा है। अभी पिछले दिनों 2019 में ही एक मुजाहिद खान केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिस्कस किया गया जिसमें प्रोटोकॉल्स ऑफ CNS से डिस्कस किए गए हैं। और मुजाहिद खान केस रिपोर्ट हुआ था 2019 SCMR पेज 326 में कि क्या जो पार्सल बनाया गया उसका टेस्ट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स जो है वो किया गया है, रूल्स के मुताबिक किया गया या नहीं किया गया। अगर नहीं किया गया तो मुजाहिद खान केस 2019 SCMR पेज 326 कहता है बंदा क्विट हो जाएगा। वो टेस्ट एनालिसिस के हवाले से याद रखिएगा कि अगर टेस्ट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू द रूल्स है देन ठीक है, अदरवाइज बंदा क्रॉस एग्जामिनेशन में आपने उसकी रिपोर्ट को पुट करना है मुहर्रर से भी और पार्सल के गवाहान से भी और अपना बंदा क्विट करवा सकते हैं बतौर डिफेंस काउंसिल। इस बात की इंटरप्रिटेशन 2018 SCMR पेज 2036 में आपको पता है ये की गई थी और ये सिलसिला 2012 में बहुत हद तक CNS के केसेस डिस्कस किए गए और अमीर जेब केस 2012 में PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 280 ने जो तरीकाकार वज़ा किया सैम्पलिंग का कि हर पैकेट से अलग-अलग आपने सैंपल लेना है और फिर आपने भिजवाना है, वहाँ से शुरू होता है और 2019 तक ये मुख्तलिफ केस लॉज में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको डिस्कस किया और 2012 SCMR पेज 577 में इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट किया गया था। आपको पता है कि जो रिकवर्ड नार्कोटिक सब्सटेंस हैं उसके तमाम पैकेटों से अलग अलग पार्सल तैयार करके पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री जो है या एजेंसी जो है या जिस भी सूबे से है, यानी पाकिस्तान फोरेंसिक साइंस का जो भी एजेंसीज हैं वहाँ भिजवाना लाजमी है। इस बात की अगर आप इंटरप्रिटेशन देखना चाहें तो 2018 PCRLJ पेज 61 के अंदर आपको मिलेगी और PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 380 में इस बात की इंटरप्रिटेशन मिल जाएगी आपको। और वही बात कि क्या रेडिंग पार्टी को जिस वक्त इतला मिली थी क्या उन्होंने रपट लिख के रवाना हुए थे? FIR में तो लिखा होता है कि मुखबर के मुखबर खास ने इतला दी कि वहाँ पे फलां शख्स मौजूद है और उसके पास जनाब इतना सब्सटेंस मौजूद है, 15 किलो डाल पिछले दिनों डाला गया है एक साहिब पे, आपको पता ही है। और उनके केस में मैंने देखा बड़े कॉन्फिडेंट थे, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ क्योंकि ख्वाब डाली गई है और CNS के केसेस में 100 ग्राम को 1000 ग्राम और 1000 ग्राम को 1500 ग्राम और 1500 ग्राम को आपको पता ही है 15 किलो किस तरह से बनाई जाती है।
चल सियासी मामला हैं जी, हमें क्या ज़रूरत है उसमें उलझने की। लेकिन मेरे अच्छे दोस्त शाह साहब पेश हुए थे, अच्छे वकील हैं, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, मुर्शद है हमारे। लेकिन मुलज़म का कॉन्फिडेंस देखने वाला था। लेकिन एफआईआर पढ़ने के बाद और मामलात को देखने के बाद मैं मुलज़म के बारे में कॉन्फिडेंट तो नहीं था, लेकिन मुझे शाह जी के हवाले से इत्मीनान है कि वो अगर केस को इस तरह से लड़ेंगे तो बंदा क्विट करवा लेंगे। लेकिन चूँकि सियासी मामलात थे, वहाँ पे बंदे को क्विटल तो क्या, उम्र कैद भी मुश्किल से ही होती है, सजाए मौत तक भी मामला जा सकता है। क्योंकि अगर उम्र कैद वाला मामला हो या इस तरह हो तो आपको पता है कि थोड़ी बहुत ही डाली जाती है, 15 किलो नहीं डाली जाती। 15 किलो उसी वक्त ही जब बंदे को फट्टे चढ़ाना होता है। हाँ, हम असल बात पे आते हैं साहिब, हमें क्या ज़रूरत है सियासी मामला को उलझने की। बात चल रही थी कि जब मुखबर के मुखबर खास ने उनको इतला दी तो क्या रेडिंग पार्टी ने रवानगी साबित करने के लिए रपट लिखी थी, और रपट रोजनामचा क्या शहादत के लिए ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन पुट किया गया था, शहादत में पुट किया था या नहीं किया था। चूंकि पुट नहीं किया अगर गया, रपट नहीं लिखी गई है, प्रोसिक्यूशन केस फारिग है जनाब, बंदा क्विट हो सकता है। इस बात की इंटरप्रिटेशन बीसीओ के इजलास मैंने देखे, और पिछले दिनों 2018 एमएलडी पेज 193 और उससे पहले 2010 पीसीआरएलजे पेज 157 में इस बात की इंटरप्रिटेशन मिलती है। 2001 पीसीआरएलजे पेज 1762 में इस बात की इंटरप्रिटेशन मिलती है। 2004 एमएलडी पेज 1253 में इस बात की इंटरप्रिटेशन मिलती है। और आपको पता ही है कि नारकोटिक सब्सटेंस के जितने भी पार्सल हैं, हर पार्सल का अलग अलग वज़न करना भी मैंडेटरी है, और मंशियात में जितना सैंपल भेजा जाएगा, अमीर ज़ेब केस में तो मामला ही उलटा के रख दिया गया था साहिब, आपको पता ही है। इस हवाले से मैं आपको सजेस्ट करूँगा, CNSA के जो दोस्त केस लड़ते हैं, कि PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज 280 जो है उसको ज़रा अच्छे से स्टडी कर लें। उसके बाद मंशियात के तमाम पार्सल में से वसीयत वज़न जो है वो दिया गया, और इस तरह से सैंपल कितना भेजा जाएगा, इस हवाले से पिछले दिनों लाहौर हाई कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट थी, और वो रिपोर्टेड जजमेंट थी PLJ 2018 लाहौर हाई कोर्ट पेज 31 में भी इस बात को इंटरप्रेट किया गया। और क्रॉस एग्जामिनेशन तफ्तीशी के ऊपर तो मैंडेटरी है, और तफ्तीशी को अगर आप उसके बयान में तजाद ले आते हैं और या तफ्तीशी बतौर गवाह नहीं आता, तो भाई एक्विटल केस तो बनेगा ही नहीं। और अगर तजाद भी आ जाता है तफ्तीशी के बयानात में, और मोस्टली केसेस में आता है, तो भाई आप क्रॉस एग्जामिनेशन विन कर जाएंगे, और क्रॉस एग्जामिनेशन में अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं। ये दो धारी तलवार है, ज़रा एहतियात से कीजिएगा, क्योंकि इसमें एक शातिर तलवारबाज के माहिर की तरह आपको लड़ना पड़ता है भाई। इस बात की इंटरप्रिटेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो 2007 YLR पेज 1292 के अंदर इस बात की इंटरप्रिटेशन मौजूद है। उसके बाद बाज़ औक़ात फ़र्द मकबूजगी जब बनाई जाती है ना, तो उसको ओवर राइट किया जाता है। उसको ज़रा देखिएगा क्रॉस एग्जामिनेशन करते हुए कि क्या फ़र्द मकबूजगी में कोई ओवर राइटिंग तो नहीं की गई। अगर ओवर राइटिंग की गई है और ये बात आप क्रॉस में पुट करके बात को वाज़े कर लें, बात निकल आएगी कि फ़र्द मकबूज में ओवर राइटिंग की गई है, प्रोसिक्यूशन केस आप क्रॉस एग्जामिनेशन में काफ़ी हद तक अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। और एक बेगुनाह तो खैर मैंने आपस की बात है, CNS में मोस्टली ऐसे लोग मैंने नहीं अभी तक देखा जो बेगुनाह ही पकड़ा गया। कोई ना कोई मामला होता ही है। पिछले दिनों एक खातून कहने लगी कि मेरे खामिद को खामखा में पकड़ा है उन्होंने, पुलिस ने। जब मैं वहाँ गया तो पता चला कि ये खुद भी पीता है और बेचता भी है। तो फिर वो खातून कहने लगी कि भाई देखिए, वो खुद चूँकि नशा करता है तो फिर नशा पूरा करने के लिए बेच लेता। देयर वाज समथिंग रॉन्ग, कुछ रॉन्ग होता है तो फिर मामला तो होते हैं।
लेकिन चलें, हम तो डिफेंस काउंसिल के तौर पे क्रॉस एग्जामिनेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं और हम कर रहे हैं, हमारा तो काम ये है जनाब। अब बात आ जाती है, वो राइटिंग आ जाती है तो आप उसको पुट करें क्वेश्चन में और उसको शैटर कर दें आप। इस बात की इंटरप्रिटेशन मजीद देखना चाहें 2017 PCRLJ पेज 501 में आपको मिलेगी इसकी बात। अभी पिछले दिनों 2017 की बात है कि एक चला था एक मामला कि मंशियात केस में क्या मंशियात मुल्ज़िम की एक्सक्लूसिव पोजेशन से ली गई है या उसके पास कहीं पड़ी हुई थी। यानी मंशियात केस में किसी गाड़ी के अंदर पड़ी हुई थी या उसके हाथ में शॉपर था या उसने खुद पकड़ा हुआ था। और मंशियात केस अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बरामद होती है और बस की सीटों शीटों में से बरामद होती है तो बस के किसी मुसाफिर को या किसी, चूँकि पब्लिक मामला आ गया है, किसी न किसी को तो आपने गवाह रखा ही होगा प्रोसिक्यूशन ने। अगर नहीं रखा है तो आप इस बात को भी पुट कर देंगे तफ्तीशी पे और बात निकल आएगी कितने लोग मौजूद थे पब्लिक में से, वहाँ से किसी बंदे ने कोई गवाही दी थी, कोई आपने एविडेंस रिकॉर्ड की थी, किसी को गवाह रखा था, नहीं रखा था, तो भाई ये बात पुट करके निकाल लें भाई, और एक्विटल का केस बन सकता है और ये टारगेट आप ले सकते हैं अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन की महारत के साथ। इस बात की इंटरप्रिटेशन अगर आपने देखनी है तो 2017 CRLJ पेज 409 में बड़ी अच्छे अंदाज से दी गई है। उसके बाद बाज़ औक़ात ना रिकवर्ड सब्सटेंस में फ़र्क आ जाता है। रजिस्टर नंबर 19 जो रिकवरी माल मुकदमे का रजिस्टर है ना, उसमें पैकेट्स की तादाद में और शहादतों में फ़र्क आ जाता है। और इस तादाद को आपने क्रॉस में सवालात पुट करके अगर नार्कोटिक सब्सटेंस जो बरामद की गई है उसकी पुड़ियों की शक्ल में है, पैकेट्स की शक्ल में है, बोतल की शक्ल में, जिस भी शक्ल में है, जहाँ भी शॉपर में थी, 2-3 शॉपर थे, उसके वो चर्च के वो आमतौर पे वो पैकेट्स होते हैं, पंजाबी में उसको छितर छितर भी बोलते हैं। तो अब मामला ये है कि जितने पैकेट्स हैं, जितने लदा उसके हैं पार्ट्स, तमाम पुड़ियाँ हैं अगर, तो हर एक में से आपने सैंपल लाजमी लेनी है। अगर प्रोसिक्यूशन ने सैंपल हर पैकेट से नहीं लिया देन आप क्रॉस में ये सवाल पुट करके बात निकाल लेंगे और बंदे को क्विट करके अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के टारगेट को अच्छे तरह से अचीव कर सकते हैं। इस बात की इंटरप्रिटेशन देखें 2019 CMR पेज 326 में और PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज 380 पेज 280 में आपको मिल जाएगी, और 2017 PCRLJ पेज 6 नोट 6 में है, 2016 CMR पेज 707 में है, 2016 CMR पेज 806 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया, 2011 में इससे पहले CRLJ पेज 118 में और 2009 PCRLJ पेज 403 में इस बात की इंटरप्रिटेशन की गई थी। बुनियादी तौर पर सैम्पलिंग एक बड़ा क्रूशल मैटर है और सैम्पलिंग पे आप जो रिकवर्ड सब्सटेंस है उसकी सैम्पलिंग के ऊपर आपने क्रॉस को सोच समझ के करना है और वहाँ पे प्रोसिक्यूशन केस शटर हो जाता है मोस्टली, मैंने देखा है। और इस बात की मजीद इंटरप्रिटेशन 2008 SCJ पेज 1037 और 2007 CRLJ पेज 913 में आपको मिल जाएगी, और 2005 CRLJ पेज 35 इस बात की बड़ी अच्छी इंटरप्रिटेशन देता है साइड, और 2005 PCRLJ पेज 1506 में इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट किया गया। और मैं समझता हूँ 1995 में इस पे बड़ा अच्छा काम हुआ था, लेकिन उस वक्त CNSA नहीं था, वो पहले मामला चल रहे थे। उस वक्त ये कोई आता था, उसमें हदूद ऑर्डिनेंस के टाइप कोई ये चलता था, उसमें भी आता था। और 1995 CMR पेज 1409 में इस बात की इंटरप्रिटेशन हुई है, और वो चीज़ चलते चलते 2019 से CMR पेज
326 में भी आप ये देखेंगे और अमीर ज़ेब केस में भी सेम इंटरप्रिटेशन आप देखेंगे। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये केस लॉस जो हैं ये बड़े अच्छे हैं एज ए डिफेंस काउंसिल आपको क्रॉस एग्जामिनेशन पे जाने से पहले। उसके बाद देखिए सेक्शन 25 जो है ना CNSA की, वो सेक्शन 103 को मैंडेटरी नहीं करती, बार नहीं करती कि भाई लाजमी आपने रिकवरी का गवाह पब्लिक में से लेना है। लेकिन फिर भी जब नार्कोटिक सब्सटेंस रिकवर ही पब्लिक प्लेस से हो रही है, पुररौनक इलाके से हो रही है, तो भाई वहाँ पे तो 3600 लोग थे, क्या वहाँ से भी कोई पब्लिक का गवाह भी रखा या नहीं, किसी का बयान रिकॉर्ड किया है कि नहीं? इस बात को क्रॉस एग्जामिनेशन में पुट करके ना आप क्रॉस एग्जामिनेशन में ही रिकवरी के जो गवाहान हैं उनको शटर करेंगे तो आपका प्रोसिक्यूशन केस भी शटर हो जाएगा और बतौर डिफेंस काउंसिल आप क्रॉस एग्जामिनेशन में अपने टारगेट को बड़ा अच्छा अचीव कर सकते हैं। इस बात की इंटरप्रिटेशन अगर आप देखना चाहें तो 1997 में की गई थी। PCRLJ पेज है 805 में और 2001 PCRLJ पेज 1865 में इस बात की इंटरप्रिटेशन आपको मिल जाती है। और 2016 PCRLJ पेज 432 में मिल जाती है और 2017 PCRLJ पेज 501 में इसको बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट किया गया। तो उसके बाद देखें, जब नार्कोटिक सब्सटेंस रिकवर की गई, रिकवर करने के बाद वो नार्कोटिक सब्सटेंस मुहर्रर के हवाले की, उसने रजिस्टर नंबर 19 में उसका अंदराज किया। फिर वहाँ पे सैम्पलिंग वगैरह वाला मामला जो था उसने भेजा, कब हुआ। अब सैंपल भिजवाने में बाज़ औक़ात कई रोज़ की ताख़ीर होती है, 72 घंटे से ज़्यादा टाइम ले जाते हैं ये बाज़ औक़ात। और रिकॉर्ड से ये पता बाज़ औक़ात नहीं चलता कि इस दौरानिए में सैंपल किसकी निगरानी में रहे, क्या उसमें टेम्परिंग भी की गई है। देखें, सैंपल के लिए सब्सटेंस आज निकाला गया, भेजा गया है परसों, अब 2 दिन का गैप आ गया। 2 दिन जिसकी कस्टडी में वो नार्कोटिक सब्सटेंस रही है ना, उसने कहाँ कहाँ क्या क्या टेम्परिंग की होगी भाई। अब ताख़ीर अगर हुई है उसको नार्कोटिक सब्सटेंस को भिजवाने में, किसकी निगरानी में जो रही है, अगर उससे तहीर हो गई है तो क्या ताख़ीर की कोई वजाहत जो है वो रोज़नामचे के अंदर, केस डायरी के अंदर, ज़िमनी के अंदर कोई लिखी है या नहीं लिखी? जब नहीं लिखी, क्रॉस में इस बात को पुट कर दें और क्रॉस पे जब ये बात निकल आएगी, फांसी हो जाएगी, आपका केस काफ़ी हद तक शटर हो जाएगा। और अगर सैम्पलिंग भिजवाने में ताख़ीर आप क्रॉस में पुट करके वाज़े करवा लेते हैं तो भाई आप अच्छे वकील हैं और कई आप टारगेट्स जो हैं नार्कोटिक सब्सटेंस में बंदे को क्विट करने वाले फुलफिल कर जाते हैं। इस बात की इंटरप्रिटेशन 2017 YLR पेज 878 में और 2016 PCRLJ पेज 432 में इस बात की इंटरप्रिटेशन आपको मिलेगी। और 2015 YLR पेज 1786 में और 2015 YLR पेज 2163 में और 2014 YLR पेज 2050 में इस बात की इंटरप्रिटेशन बड़े अच्छे अंदाज से। और एक केस है 2004 PCRLJ पेज 1224 में, जो सैंपल भिजवाने में ताख़ीर थी, उस चीज़ को वाज़े करवा दिया गया मुहर्रर और पार्सल के गवाहान से। और बात जब खुल गई कि ये वाकई ताख़ीर और किसकी कस्टडी में, किसकी निगरानी में रही है ये नार्कोटिक सब्सटेंस, सैम्पलिंग हो गया, सैंपल किसकी कस्टडी में रहे हैं, तो भाई आप काफ़ी हद तक अच्छे वकील साबित हो के CNSA केस प्रोसिक्यूशन को ख़त्म कर देंगे और मशकूक बना देंगे। अब इस हवाले से बातें तो चलती रहेंगी। क्रॉस एग्जामिनेशन CNSA की रूह है, CNSA के पूरे ट्रायल की, इस पे बात तो भाई ख़त्म नहीं होगी, गपशप तो लगेगी, गपशप तो चलती रहेगी। और ला लेक्चर्स वाला जो सिलसिला कार है वो आप, मैं समझता हूँ कि मुझे खुद से भी फील होता है ला लेक्चर वाली तो गेम कोई नहीं है, बात तो है गपशप की CNSA के क्रॉस एग्जामिनेशन के एस्पेक्ट के ऊपर। तो भाई हम गपशप तो लगाए रहेंगे और छोटे छोटे सेगमेंट्स बना लेते हैं ताकि, क्योंकि पहले मैंने अक्विटली नार्कोटिक्स केसेस में ना ट्रायल डिस्कस किया था, और ट्रायल जब डिस्कस किया ना तो घंटे 1.5 घंटा एक दफ़ा बैठा, चाय के 2-3 कप डेले और जनाब शुरू हो गया मैं
गप लगाने। जब ख़त्म हुआ तो पता चला जनाब कोई 1.5 घंटा गुजर गया। तो देन मैंने सोचा था कि नहीं यार, अब मैं जब क्रॉस एग्जामिनेशन पे आऊँगा ना, तो मैं इसके क्या करूँगा, छोटे छोटे सीक्वेंट्स बना लूँगा। दुआओं में भाई याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।